हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। वसंत पंचमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा कि कल कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से वीडियो तो पूरी रिकॉर्ड की मैंने, लेकिन वो क्वेश्चन नंबर 3 के बाद का कुछ रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया, करप्ट हो गई वीडियो। तो आज हम उसी से आगे कंटिन्यू करेंगे। वेलकम टू माय चैनल त्रिवाना क्लासेस सोशल साइंस। और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। अब बात हम कर रहे थे हिस्ट्री के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 3 पे वीडियो करप्ट हो गई थी, तो उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। आइए, तो क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने बताया था कि ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऐसा क्या था जिसकी वजह से लोग ज्यादा से ज्यादा परेशान हुए और नेशनलिज्म और ज्यादा ग्रो हो गया, है ना। तो इसी पर डिस्कस कर रहे थे, अब तक वीडियो स्टॉप हुई अनफॉर्चुनेटली, कोई बात नहीं। तो देखिए, ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इंडिया फेस्ड फोर्स रिक्रूटमेंट एंड हाई टैक्सेस। रिक्रूटमेंट में होता है भर्ती करना, है ना। हाउ डिड दिस वॉर टाइम हार्डशिप डायरेक्टली कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ द नेशनलिज्म या नेशनलिस्ट मूवमेंट पोस्ट 1918? तो आप जानते हैं वर्ल्ड वॉर कब हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 टू 1918, है ना। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 टू 1918 हुआ था। बहुत सारे लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते याद कर लें। इसमें ब्रिटेन भी वॉर कर रहा था, वॉर लड़ रहा था। और ब्रिटेन क्योंकि उस समय इंडिया में रूल कर रहा था, तो इंडियन सोल्जर्स को या इंडियंस को फोर्सफुली, है ना, आर्मी वगैरह में रिक्रूट करके और ओवरसीज दूर दराज देशों में ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से वॉर लड़ने के लिए भेजा जाता था। साथ साथ ब्रिटिशर्स ने वॉर में होने वाले खर्चे को इंडिया जैसे कॉलोनीज पर हाई टैक्सेस लगाकर वसूलने की कोशिश की। तो इससे किस तरह से नेशनलिज्म ग्रो हुआ, तो आप देख सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन कहता है दे कॉज द नेशनल इंडियन नेशनल कांग्रेस टू स्टॉप ऑल द पॉलिटिकल एक्टिविटीज, है ना। नेशनल कांग्रेस सारे पॉलिटिकल एक्टिविटीज को स्टॉप कर देगी, ठीक। लेकिन ऐसा नहीं था। दे लेड द ब्रिटिश टू वॉलंटरली ऑफर द पूर्ण स्वराज। ब्रिटिश लोग खुद से अपनी इच्छा से पूर्ण स्वराज ऑफर करेंगे, ऐसा भी कुछ नहीं था, ठीक। तो ये ऑप्शन 2 गलत हो गए। दे क्रिएटेड वाइड स्प्रेड रूरल डिस्कॉन्टेंट एंड प्रोवाइडिंग अ मास बेस फॉर गांधी जी अपकमिंग मूवमेंट। गांधी जी को इसका बहुत फायदा मिला, क्योंकि जब गांधी जी आए उस टाइम तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो चुका था। गांधी जी 1917 से एक्टिव हो गए थे इंडिया में। तो इस तरह से ये ऑप्शन सी करेक्ट है। आइए, मुझे लगता है ये क्वेश्चन भी डिस्कस हो गया था, ठीक। सत्याग्रह डिस्कस कर रहे थे, सत्याग्रह का आंसर नहीं बताया था, इसका आंसर देख लेते हैं एक बार। तो गांधी जी का जो सत्याग्रह था यूनिक क्यों था? तो गांधी जी का सत्याग्रह इसलिए यूनिक था क्योंकि गांधी जी ने कहा कि हमें सत्याग्रह में क्या करना है, सत्य के लिए आग्रह करना है ना। द पावर ऑफ द ट्रुथ एंड नीड टू सर्च फॉर ट्रुथ। सत्य की शक्ति और सत्य की खोज पर आधारित उनका सत्याग्रह, ठीक। इसीलिए ये यूनिक है, क्योंकि गांधी जी कहते हैं कि अपने दुश्मन के खिलाफ शस्त्र उठाने की आवश्यकता नहीं है, उसे सिर्फ सत्य की अनुभूति करानी है और सत्य की शक्ति से लड़ना है ना। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब आइए, देखिए यहां से ये न्यू क्वेश्चन है आज के लिए। व्हाई डिड रॉलेट एक्ट 1919 प्रोवोक सच अ मैसिव हड़ताल एंड अपोजिशन अक्रॉस इंडिया इवन अमंग मॉडरेट लीडर्स? तो सबसे पहले बात करते हैं रॉलेट एक्ट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में रॉलेट एक्ट पूछ सकता है। कब आया? 1919 में आया था। क्या था इसमें? पॉलिटिकली लोगों को 2 इयर्स तक विदाउट वारंट डिटेन करने की पावर ब्रिटिश गवर्नमेंट को मिल गई थी। डिटेन करना मीन्स अरेस्ट करना, विदाउट वारंट विदाउट ट्रायल वो किसी को भी 2 साल के लिए जेल में डाल सकते थे और उसे इंटोरोगेट कर सकते थे। अब बात करते हैं कि मॉडरेट लोग इसमें कैसे इन्वॉल्व हो गए, है ना। हड़ताल और अक्रॉस इंडिया कैसे ये सब चीजें हुई। तो इट प्रोहिबिटेड द यूज ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस इन ऑल स्कूल्स। नॉनसेंस क्वेश्चन है ना, नॉनसेंस ऑप्शन है ये। इंडियन लैंग्वेजेस को सारे स्कूलों में प्रोहिबिट करना हड़ताल का कोई पर्पज नहीं था। इट मेड द कंजप्शन ऑफ साल्ट इलीगल। तो साल्ट मार्च में जाकर हुआ था, तो ये अभी 1919 में नहीं होगा। इट फोर्स ऑल इंडियंस टू कन्वर्ट द क्रिश्चियनिटी विद इन 5 years। धर्म से इसका कोई मतलब नहीं था। इट अलाउड द गवर्नमेंट टू डिटेन पॉलिटिकल प्रिजनर्स। बस सही आंसर सही है कि गवर्नमेंट को पॉलिटिकली प्रिजनर्स को 2 साल तक विदाउट ट्रायल डिटेन करने की पावर मिल गई थी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आज थोड़ा थकान लगी है, पूजा पाठ में बहुत व्यस्तता रही है, और वसंत पंचमी में माता सरस्वती आप सभी पर कृपा बनाए रहें। तो इन 1921 नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट
की शुरुआत हुई 1921 में, है ना। तो ये खिलाफत मूवमेंट को सबसे बेस्ट डिस्क्राइब करने वाला ऑप्शन कौन सा है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द खिलाफत इशू। तो आप देखिए पहला बताता है इट वाज द मूवमेंट टू प्रमोट यूज ऑफ खादी। खिलाफत मूवमेंट का खादी से कोई मतलब नहीं है। इट वाज द डिमांड फॉर द ब्रिटिश लीव टू द मिडिल ईस्ट एंड हैंड ओवर इंडिया टू द खलीफा। इंडिया को खलीफा को देने की बात कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं इससे। इट प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म टू ब्रिंग हिंदूज एंड मुस्लिम्स टुगेदर अ यूनिफाइड नेशनल स्ट्रगल। बिल्कुल ऑप्शन सी इज करेक्ट, है ना। ऑप्शन डी देखने की जरूरत नहीं है, देख लेते हैं एक बार। इट वाज एन इकोनॉमिक बाइकआउट मूवमेंट। इकोनॉमिक बाइकआउट मूवमेंट नहीं था ये, खिलाफत मूवमेंट रिलीजियस मूवमेंट था, है ना। याद रखिए इसका संबंध रिलीजन से है, किससे? इस्लाम से, ठीक। और इस्लाम में भी जो सुन्नी है ना, सुन्नी मुस्लिम्स, ठीक, क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ के बाद इस्लाम, जहां तक मैंने पढ़ा है, 2 शाखाओं में विभाजित हुआ, शिया और सुन्नी। तो सुन्नियों के जो लीडर हुए, स्पिरिचुअल लीडर, उनको कहा गया खलीफा, जो एक वर्ड यहाँ पर यूज किया गया था इस ऑप्शन में। तो खलीफा कहाँ के रूलर होते थे? टर्की के रूलर। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में ये हुआ था कि टर्की के रूलर को एब्डिकेट करके खलीफा की सारी पावर छीन ली जाएंगी। तो सारे जहां जहां भी जिस कंट्री में इस्लाम के लोग थे, उन लोगों ने खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट की थी। इंडिया में भी खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुई, किसने स्टार्ट की? अली ब्रदर्स ने स्टार्ट की। याद रखिएगा अली ब्रदर्स। अली ब्रदर्स कौन थे? शौकत अली एंड मोहम्मद अली। शौकत अली एंड मोहम्मद अली। गांधी जी से जब शौकत अली मोहम्मद अली की बात हुई तो गांधी जी को एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई कि अगर हम खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं तो हम हिंदूज और मुस्लिम्स को एक साथ एक अम्ब्रेला के नीचे ला सकते हैं। तो इट प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म टू ब्रिंग हिंदूज एंड मुस्लिम्स टुगेदर फॉर यूनिफाइड नेशनल स्ट्रगल। दिस इज करेक्ट आंसर। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। So the Silk routes are considered a great example of pre-modern globalization, है ना। प्री-मॉडर्न ग्लोबलाइजेशन का एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपके सामने आता है जब आप पढ़ते हैं सिल्क रूट्स के बारे में। सिल्क रूट आप सभी ने पढ़ा होगा, मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। सिल्क रूट्स क्या है, सबसे पहले डिस्कस करते हैं। सिल्क रूट्स, है ना। सिल्क रूट्स आर हिस्टोरिकल रूट्स, है ना, प्राइमरली कनेक्टिंग चाइना टू द यूरोप, है ना। यूरोप से जाने वाले बहुत प्राचीन ऐतिहासिक वो रास्ते जहां से रेशम जैसी चीजों का और बहुत सारी खाद्य सामग्रियों का, बहुत सारे और पदार्थों का, वस्तुओं का आदान प्रदान यूरोप के साथ होता था, वो मार्ग रेशम मार्ग कहलाते थे, जिन्हें सिल्क रूट कहा जाता था। सिल्क रूट एक प्री मॉडर्न ग्लोबलाइजेशन का एग्जाम्पल है। बिसाइड ट्रेड, ट्रेड के अलावा लाइक सिल्क एंड स्पाइसेस, व्हाट एल्स वाज सिग्निफिकेंटली एक्सचेंज थ्रू द रूट्स। तो सिल्क के अलावा और चीजें क्या जाती थी, तो याद रखिए डिजिटल टेक्नोलॉजी उस समय थी नहीं, ऑप्शन ए हो नहीं सकता। डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट उस समय थी नहीं, ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता। रिलीजियस बिलीफ, कल्चरल प्रैक्टिसेस एंड इवन डिजीजेस कैरिंग जर्म्स, यस, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्योंकि लोगों ने अपने धर्म भी फैलाए, जैसे आप देखें बौद्ध धर्म, जैन धर्म, है ना, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, इन्हीं सिल्क रूट्स के थ्रू पूरी देश दुनिया में फैले, है ना। कल्चरल प्रैक्टिसेस भी एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक गई, सांस्कृतिक आदान प्रदान, लोग चलते हैं, अपनी संस्कृतियां भी लेकर चलते हैं। और साथ साथ बहुत सारी बीमारियों का भी इतिहास ऐसा ही रहा है कि इन्हीं सिल्क रूट्स के थ्रू वो भी एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप, एक देश से दूसरे देश तक गई, है ना। जैसे कोविड-19 में एक देश से दूसरे देश कोरोना फैल रहा था, सेम वैसे ही सिल्क रूट्स के टाइम में बीमारियों का भी अपना एक इतिहास रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग इतिहास है, कभी पढ़िए मौका मिले तो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द इंट्रोडक्शन ऑफ द पोटैटो the introduction of the potato in Europe after the discovery of the Americas had a profound impact। तो पोटैटो का बहुत बड़ा इंपैक्ट हुआ, पूरी दुनिया पर हुआ, है ना। आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है। अगर आप पहली बार ये सुन रहे हैं, अगर आप क्लास 10th में नहीं पढ़ते और आपने नहीं पढ़ा है, तो आप जानिए कि पोटैटो हमारा अपना वेजिटेबल नहीं है, हमारे कॉन्टिनेंट, हमारी कंट्री का वेजिटेबल, इंडिजीनियस स्वदेशी सब्जी नहीं है। क्योंकि ना यूरोप में, ना एशिया में, ना अफ्रीका में, इन 3 महाद्वीपों में पोटैटो नहीं पाया जाता था। पोटैटो की खोज कब हुई? जब अमेरिका की खोज हुई, कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, तब लोग अमेरिका के बारे में जान पाए और तब बहुत सारी सब्जियां हमारे सामने आ गई अचानक से। एक बहुत अच्छी सब्जी पोटैटो जो सबसे ज्यादा खाई जाती है, ठीक। तो पोटैटो के आने से दुनिया पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। कैसे पड़ा? तो जब लोग पेट भर खाना पाने लगते हैं तो उनकी आयु बढ़ जाती है ना, वो शांत हो जाते हैं, उनमें विरोधाभास कम हो जाता है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। तो हाउ डज दिस इलस्ट्रेट कॉम्पिटेंसी इन अंडरस्टैंडिंग हिस्टोरिकल चेंज, ऐतिहासिक परिवर्तन को किस तरह से ये दिखाता है? तो ये देखते हैं। इट डिमॉन्स्ट्रेट्स दैट ग्लोबल ट्रेड
ऑलवेज लेड टू द इमीडिएट एंड ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी कभी भी इमीडिएटली खत्म नहीं हो सकती, पॉवर्टी तो कभी खत्म ही नहीं हो सकती। अगर आप अच्छी तरह पढ़ते हैं तो आप जानते होंगे पॉवर्टी कभी खत्म नहीं होगी, पॉवर्टी की सिर्फ परिभाषा बदल जाएगी, है ना। जैसे हमारे यहाँ रोटी कपड़ा मकान नहीं है तो हम गरीब हैं, अमेरिका में आईफोन और कार नहीं है तो वो गरीब है ना। सो इट शोज हाउ सिंपल फूड क्रॉप कैन लीड टू पॉपुलेशन ग्रो एंड द चेंज ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। बिल्कुल, वेरी गुड, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये दिखाता है कि किस तरह एक साधारण फूड क्रॉप से पॉपुलेशन में ग्रोथ आ सकती है, साथ साथ सोशल स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। सी भी देख लेते हैं। इट प्रूव्स दैट यूरोपियंस वर द फर्स्ट टू डेवलप एग्रीकल्चरल साइंसेस। ऐसा कुछ नहीं था, भारत में बहुत पहले से बहुत अच्छा एग्रीकल्चर होता था। इट शोज दैट एंशिएंट सिविलाइजेशन डिड नॉट नीड एनी ट्रेड टू सर्वाइव, है ना। ये भी बिल्कुल भी सही नहीं है, एंशिएंट सिविलाइजेशन भी सर्वाइव करने के लिए ट्रेड करती थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन भी मेसोपोटामिया से ट्रेड करता था और इसके पूरे सबूत मिले हैं, है ना। आइए देखते हैं। अब क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होते हैं? जहां पर आपको बहुत सारे इवेंट्स दे दिए हों और एक तरफ बहुत सारे ईयर्स दे दिए हों, आपसे कहा जाए मैच करिए, या आपसे कहा जाए कि बहुत सारे इवेंट हैं, इनको सीरीज में लगाइए, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन कैसा है। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ द इटालियन यूनिफिकेशन इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो इटालियन यूनिफिकेशन की अगर बात करें तो यहाँ क्या क्या इवेंट दिए हैं? विक्टर इमैनुअल का राजा बनना, है ना, विक्टर इमैनुअल सेकंड इज प्रोक्लेम्ड किंग ऑफ यूनाइटेड इटली। इवेंट दिया है गुसेप्पे मेज़नी का यंग इटली बनाना, है ना। फिर दिया कैबियर फॉर्म्स एन अलायंस विद फ्रांस टू डिफीट द ऑस्ट्रियन फोर्सेस, और दिया है गैरीबाल्डी लीड्स द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ थाउजेंड्स ऑफ साउथ इटली, ठीक, एक्सपीडिशन ऑफ थाउजेंड्स ऑफ साउथ इटली। तो अब इसे क्रोनोलॉजी में सेट करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि अपने माइंड को थोड़ा सा चैप्टर में लाकर देखना पड़ेगा कौन सी चीज पहले हुई कौन सी बाद में हुई। तो अगर हम यंग इटली के बारे में सोचें तो यंग इटली में, है ना, सॉरी, जब हम इटली यूनिफिकेशन के बारे में सोचते हैं तो हम देखते हैं कि सबसे पहला नाम आता है मेजनी का। तो सबसे पहले आना चाहिए टू, क्या आना चाहिए? टू, क्योंकि मेजनी ने अगर जो सबसे पहले ये आइडियाज नहीं दिए होते तो शायद इटली कभी यूनिफाइड नहीं हो पाता। मेजनी के आइडियाज देने के बाद क्या हुआ? उसके बाद विक्टर इमैनुअल ने सार्डिनिया पीडमांट के रूलर ने लीडरशिप की, और काउंट कैबोर का नाम आता है। कैबोर ने अपने अलायंसेस से फ्रांस को अपने साथ मिला लिया और ऑस्ट्रियन पावर्स को हरा दिया, और इटली का नॉर्दर्न पार्ट इटली ने जीत लिया, ठीक, सार्डिनिया पीडमांट ने जीत लिया। तो उसके बाद थर्ड वाला ऑप्शन आता है, तो 2 के बाद हो जाएगा 3। उसके बाद क्या हुआ? अब साउथ वाला पार्ट जो इटली का बचा था उसे गैरीबाल्डी ने जीता, उनके साथ बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर्स ने साउथ इटली जीतने में मदद की। तो उसके बाद हो जाएगा 4, और अब बचा फर्स्ट, फाइनली 2 3 4 1। तो ये देखिए ऑप्शन सी इज करेक्ट, है ना। आइए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ये लास्ट क्वेश्चन है। पूछा गया है विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द विड्रॉल और एंड ऑफ मेजर इंडियन मूवमेंट, है ना। मेजर इंडियन मूवमेंट दिए हुए हैं, उनको करेक्ट ऑर्डर में लगाना है। तो आइए देखते हैं। अच्छा, याद रखिए विड्रॉल और एंड को बताना है ना, कि कौन से पहले विड्रॉ हुए कौन से बाद में विड्रॉ हुए। सबसे पहले दिया है विड्रॉल ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ईयर सेट करते हैं। विड्रॉल ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब हुआ था? 1922 में हुआ था, ठीक। चलिए, गांधी इरविन पैक्ट, सस्पेंशन ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, गांधी इरविन समझौता होता है और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बंद होता है 1931 में, 1931 में, ठीक। अब आइए देखते हैं कॉलिंग ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फाइनली, ठीक। तो गांधी इरविन समझौता पहले होगा, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट उसके बाद में बंद होगा, तो ये भी 1931 में होगा, ठीक। और चौरी चौरा इंसिडेंट, चौरी चौरा कब हुआ? 1922 में हुआ, ठीक। अब मामला फंस रहा है कि ये यहाँ भी 1922 है, यहाँ भी 1922 है, 31 है, 31 है, कैसे सेट करेंगे? तो देखिए, सबसे पहले चौरी चौरा होगा गोरखपुर में, कहां पर? गोरखपुर में, जहां पर पुलिस वालों की पूरी थाने को जला दिया सत्याग्रहियों ने, ठीक। और फिर उसके बाद गांधी जी गुस्सा होकर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अपना वापस ले लेंगे कि अभी हमारे सत्याग्रही तैयार नहीं है। तो इसका मतलब होगा 4 पहले होगा, उसके बाद आएगा 1। तो आप देख लेते हैं 4-1 कहां है? तो देखिए यहाँ भी 4-1 है, वहां भी 4-1 है। अब मामला फंस गया, अब 3-1 सेट करना पड़ेगा, मतलब 1931 भी और ये भी। अब देखेंगे गांधी इरविन समझौता पहले होगा, उसके बाद गांधी जी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अपना वापस लेंगे, तो उसके बाद हो जाएगा 2, उसके बाद हो जाएगा 3, है ना। तो 4-1-2-3 कहां आ रहा है? यहाँ आ रहा है, ठीक। ऑप्शन डी इज करेक्ट, क्लियर। तो इस तरह से क्रोनोलॉजी वाले
क्वेश्चन बहुत बनते हैं। मैं सारे क्वेश्चन तो आपको नहीं करा सकता, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा टफ भी होते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर आपको क्रोनोलॉजी अच्छी तरीके से नहीं आती, ईयर्स आपको अच्छी तरह लर्न नहीं होंगे, तो आप इन्हें सेट नहीं कर पाएंगे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन फंसा दिया जाएगा कि आपके पास जो भी आप गलत गलत सोचेंगे वो सब यहाँ पर ऑप्शन में मिलेगा और आप उसे सेट करके चले आएंगे। खैर कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करते रहिए, अभी भी टाइम बचा है। जो भी ईयर्स हैं, इवेंट्स हैं, उनको लर्न कर लीजिए। धन्यवाद। और फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के साथ, कॉम्पिटेंसी बेस्ड। कोई क्वेश्चन हो तो ग्रुप में पूछिए, आप कमेंट करके पूछिए, और फिर आपकी सारी प्रॉब्लम्स मैं सॉल्व करता रहूंगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। हैप्पी वसंत पंचमी। माता सरस्वती की कृपा आप पर बनी रहे। धन्यवाद।